नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में और मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में आप सबका। और आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं संतुलन के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। पिछली क्लास में हम पढ़ा था स्थितिक संतुलन और प्रावेगिक संतुलन। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन के बारे में, सामान्य संतुलन के बारे में, आंशिक संतुलन के बारे में और तटस्थ संतुलन के बारे में बात करेंगे। और आज की इस क्लास में ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी समझ में आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहां जाकर आप उनको ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको सभी मैटर आपको मिलेगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ दो बातों की पर और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्पकालीन साम्य की। अल्पकालीन साम्य क्या होता है? देखिए, अल्पकाल में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्थापित साम्य, यह साम्य क्षणिक होता है और छोटी अवधि के लिए एक समय बिंदु पर बना रहता है और उसके बाद भंग हो जाता है। यानी कि ऐसा साम्य जो थोड़े समय के लिए होता है और जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, अल्पकालीन साम्य कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे दीर्घकालीन साम्य की। दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। दीर्घकालीन परिस्थितियों मांग और पूर्ति का संतुलन जो स्थापित होता है उसे दीर्घकालीन साम्य कहते हैं। और दीर्घकालीन साम्य जो होता है वो होता है लंबी अवधि के लिए। अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन का मतलब लंबी अवधि के लिए होता है। तो अल्पकालीन साम्य और दीर्घकालीन साम्य का ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, दीर्घकालीन साम्य में प्रत्येक फर्म उत्पत्ति की उतनी मात्रा का उत्पादन करेगी जहां पर AR, MR, MC, AC क्या हो जाएंगे, दोनों चारों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। यानी कि औसत आगम, सीमांत लागत, औसत लागत चारों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। वहां पर जो है दीर्घकालीन साम्य में प्रत्येक फर्म उत्पत्ति की उतनी मात्रा का उत्पादन करती है जहां पर ये चारों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं स्थिर संतुलन। देखिए, स्थिर संतुलन, यदि संतुलन की स्थिति में कोई गड़बड़ हो जाए तो वह अपने आप समायोजन कर लेती है और पुरानी संतुलन स्थिति फिर से स्थापित हो जाती है। तो इसे समझने के लिए हम मार्शल के विचार पढ़ेंगे। तो मार्शल के शब्दों में क्या है कि जब मांग कीमत पूर्ति, सुनिए ध्यान से, जब मांग कीमत पूर्ति कीमत के बराबर होती है, जब मांग कीमत पूर्ति कीमत के बराबर होती है तो उत्पादन की नई मात्रा में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति नहीं होती है और वह संतुलन में होती है। ऐसा संतुलन क्या कहलाता है? स्थिर संतुलन कहलाता है। यानी कि देखिए, जब मांग कीमत और पूर्ति कीमत दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा संतुलन क्या होता है? स्थिर संतुलन होता है। पीगू के अनुसार, या इसे हम थोड़ा और क्लियर करें, देखिए, यदि इस स्थिति में थोड़ी सी कीमत को घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए तो मार्शल ने क्या कहा कि वह घड़ी के पेंडुलम की भांति अपने निम्नतम बिंदु पर आने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, ये मार्शल ने कहा था स्थिर संतुलन को लेकर। अब पिगू के बारे में बात करते हैं। पिगू के अनुसार, पिगू ने एक उदाहरण दिया था कि एक भारी निधन वाला जहाज संतुलन में रहता है, ठीक है, और सुम्पीटर ने कटोरे से एक कटोरे के अंदर गेंद रख दी जाए तो उससे इसकी तुलना की थी, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्थिर संतुलन समझ में आ गया होगा, ठीक है, जहां मांग कीमत पूर्ति कीमत के बराबर होती है वो संतुलन स्थिर संतुलन कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मार्शल ने क्या कहा था और सुम्पीटर ने क्या कहा है, इनकी हम चर्चा करेंगे आगे अपने वीडियो में। अब बात करते हैं हम अस्थिर संतुलन की। देखिए, अस्थिर संतुलन, जब संतुलन की स्थिति में कोई भी गड़बड़ पैदा होने से ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो व्यवस्था को
उससे दूर ले जाती है और वह स्थिति फिर कभी नहीं स्थापित होती। यानी कि पहले संतुलन की स्थिति में होती है फर्म, लेकिन कोई भी ऐसी तकनीकी खराबी या गड़बड़ी के कारण कीमत ऊपर नीचे हो जाती है तो संतुलन में क्या आ जाता है, संतुलन गड़बड़ा जाता है, संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जब ये असंतुलन की स्थिति में आता है तो वो अस्थिर संतुलन कहलाता है। इसके बाद में वो फिर कभी भी वापस उसी कंडीशन में नहीं आ पाता है। और पिगू ने इसको लेकर क्या कहा, यदि थोड़ी सी गड़बड़ होने से ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है जो कि मिलकर व्यवस्था को उसकी प्रारंभिक स्थिति से हटा देती है, पिगू ने यह कहा था, तो वह जो है अस्थिर संतुलन की स्थिति होती है। मार्शल ने भी अस्थिर संतुलन को समझाने के लिए क्या कहा था कि एक अंडा जो अपने सिरे पर संतुलित कर दिया गया है, यदि बिल्कुल थोड़ा सा हिल जाने से गिर पड़ेगा और लंबाई का रुख लेट जाएगा। ठीक है, और अंडा जो अपनी लंबाई के रुख पड़ा है वो क्या होता है, तटस्थ संतुलन में होता है, ऐसा उन्होंने समझाया था। अब हम आगे बात करते हैं कि संपीटर के अनुसार, देखिए संपीटर के अनुसार स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन, तटस्थ संतुलन क्या है। देखिए संपीटर के अनुसार ये एक कटोरा है, इसमें एक गेंद रखी गई है। अगर कटोरे को थोड़ा सा हिलाया जाए तो थोड़ी देर के बाद क्या है, गेंद वापस अपने उसी संतुलन में आ जाएगी, उसी जगह पर आ जाएगी, तो वो क्या होगा, वो स्थिर संतुलन होगा। तो वो स्थिर संतुलन की स्थिति में होगा। इसके बाद में देखिए यदि कटोरे को उल्टा कर दिया जाए, कटोरे को यदि उल्टा कर दिया जाए और गेंद को उसके ऊपरी सिरे के ऊपर रख दिया जाए, गेंद को उसके ऊपरी सिरे के ऊपर रख दिया जाए तो वह अस्थिर संतुलन की स्थिति में होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ऐसी स्थिति में अगर गेंद को थोड़ा सा भी धकेला जाए तो वह कटोरे के ऊपर से गिरकर भूमि पर आ जाती है। ठीक है, भूमि पर आ जाती है और फिर अपनी असली स्थिति कभी भी नहीं प्राप्त कर सकती। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, तटस्थ संतुलन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम इनको वक्रों के द्वारा समझते हैं, चित्रों के द्वारा समझते हैं। देखिए ये स्थिर संतुलन का एग्जाम्पल है और ये अस्थिर संतुलन का एग्जाम्पल है और ये तटस्थ संतुलन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम अस्थिर संतुलन की बात करते हैं। अस्थिर संतुलन में देखिए स्थिर संतुलन तो सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप वक्र को देखकर ही समझ सकते हैं, लेकिन अस्थिर संतुलन को समझिए। देखिए अस्थिर संतुलन में क्या है, देखिए यहाँ पर हमने डी डी मांग वक्र है, D1 भी मांग वक्र है, SS पूर्ति वक्र है, O एक्स अक्ष पर मात्रा है और O वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। तो देखिए मांग में जब वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है, मांग वक्र D से D1 पर आ जाता है, तो ये मांग वक्र जो है कीमत को बढ़ाकर OP1 कर देता है, कीमत को बढ़ाकर OP1 कर देता है, जहाँ पर उत्पादक जो है अपनी पूर्ति को भी बढ़ाकर क्या कर देगा, OQ1 करने की प्रेरणा लेगा। यहाँ पर OQ1 ये मैं यहाँ पे बनाना भूल गया था लेकिन अब लिख दिया है। तो जो उत्पादक आपूर्ति को बढ़ाकर क्या कर देगा, OQ1 कर देगा, OQ1 कर देगा। ठीक है, लेकिन मांग कीमत यहाँ पर देखिए जब वो मात्रा OQ1 है और कीमत जो OP1 है, तो यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर मांग कीमत पूर्ति कीमत से कम है। ठीक है, तो ऐसे में जो उत्पादक होगा वो क्या करना चाहेगा, वापस से जो उसकी मात्रा है उसे OQ1 पर लाना चाहेगा, वापस से OQ1 पर लाना चाहेगा। पर जो इस स्तर पर क्या है, पूर्ति से मांग अधिक है, यहाँ पर क्या है, पूर्ति से मांग अधिक है। ठीक है, इसलिए फिर कीमत बढ़ाकर अगर आगे कर दी जाती है OP1 हो जाएगी। इस प्रकार कीमत और मात्राएं एक दायरे में स्थिर विस्तार के उतार चढ़ाव के साथ संतुलन ई के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। यानी कि इसे मैं दोबारा से समझाता हूँ। अगर कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो उसे मात्रा OQ1 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब मात्रा OQ1 बढ़ानी पड़ेगी तो जो उसका साम्य है वो तो ई बिंदु पर है, उसका साम्य पूर्ति क्या है, OQ है, साम्य मात्रा क्या है उसकी, OQ मात्रा है, और साम्य कीमत क्या है, OP मात्रा है। अगर यहाँ पर वो उत्पादन करता है कीमत पर OP1 पर, तो
यहाँ पर जो मांग क्या है, मांग पूर्ति से ज़्यादा है, यहाँ पर मांग पूर्ति से ज़्यादा है। और अगर वो इस बिंदु पर ओ क्यू उत्पादन करता है, अगर वो ओ क्यू उत्पादन करता है तो जो उसकी मांग है वो तो ओ क्यू है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी पूर्ति है, ये देखिए ये पूर्ति वक्र है एस एस, लेकिन ये उसकी मांग है, ठीक है, डी वन उसकी मांग है। तो यहाँ पर पूर्ति कम हो रही है, मांग ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार जो है वो इस ई बिंदु के इर्द गिर्द या संतुलन उसका घूमता रहेगा, ठीक है। संतुलन उसका उतार चढ़ाव के साथ, इसी उतार चढ़ाव के साथ संतुलन बिंदु ई के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसके बाद हम बात कर, अब देखिए तटस्थ संतुलन। देखिए तटस्थ संतुलन में क्या है, प्रारंभिक संतुलन जो है ई बिंदु पर है, प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है। यहाँ ओ पी कीमत पर ओ क्यू मात्रा मांग और पूर्ति होती है, ठीक है। कीमत के बढ़कर ओ पी वन हो जाने पर, कीमत अगर बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो जो नया संतुलन बिंदु है वो ई वन पर आ जाता है, नया संतुलन बिंदु ई वन पर आ जाता है, ठीक है। परंतु मांग और पूर्ति की मात्रा पहले जितनी ही रहती है, यानी कि ओ क्यू ही रहती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो संतुलन है वो तटस्थ संतुलन होगा। कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी जो मात्रा है वो उसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं आंशिक संतुलन की। और आंशिक संतुलन ये मार्शल व कैम्ब्रिज के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा ये दिया गया है। अब बात करते हैं इस विश्लेषण का संबंध किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के संतुलन से करते हैं, जिसमें कुछ अंग संतुलन व असंतुलन में हो सकते हैं, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति आदि। इसके अंतर्गत साधन व वस्तु बाजार में संतुलन स्थापित करने के लिए अन्य तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। और ये जो आंशिक संतुलन है इसे विशेष संतुलन को व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं, आंशिक या विशेष संतुलन को व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वस्तु कीमतों और साधन कीमतों का निर्धारण करती है और जिसमें अन्य बातें समान रहते हुए एक या दो चरों पर विचार किया जाता है। स्टिग्लर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि आंशिक संतुलन वह है जो केवल सीमित आंकड़ों पर आधारित है, जो केवल सीमित आंकड़ों पर आधारित है। एक वस्तु की कीमत का विश्लेषण और जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, इसका एक उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आंशिक संतुलन है, दो प्रकार की आर्थिक समस्याओं से इसका संबंध है। पहली तो वो जो किसी व्यक्ति, फर्म या उद्योग के आर्थिक व्यवहार के किसी विशेष पक्ष से संबंध रखती है। जैसे उदाहरण के लिए यह जो विश्लेषण है अपने को किसी एक वस्तु की मार्केट तक सीमित कर लेता है, जहां वस्तु की कीमत, उत्पादन की तकनीक और वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों की मात्रा पर विचार किया जाता है, जबकि कीमत को प्रभावित करने वाले अन्य सब तत्व को स्थिर मान लिया जाता है। दूसरी समस्या यह है कि जिन आर्थिक घटनाओं का यह विश्लेषण करता है उनमें केवल प्रथम कोटि के परिणामों का ही अध्ययन किया जाता है। जिस वस्तु का विश्लेषण किया जा रहा है उस वस्तु के द्वारा अन्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले तथा बदले में अन्य वस्तुओं के उस वस्तु पर पड़ने वाले द्वितीय कोटि के प्रभावों की उपेक्षा करता है, ठीक है। तो संक्षेप में इसमें एक व्यक्ति, फर्म, उद्योग और साधन का संतुलन की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। और आंशिक संतुलन में देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी मौद्रिक आय को भिन्न भिन्न साधनों और सेवाओं पर ऐसे ढंग खर्च करता है, ऐसे ढंग से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। और जो एक फर्म जो होती है वो उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती और अल्पकाल में इसकी सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दीर्घकाल में यह पूर्ण संतुलन की शर्तों को पूरा करती है। अर्थात जो दीर्घकाल में है, दीर्घकाल में एम सी बराबर एम आर बराबर एल ए सी, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम बराबर होनी चाहिए दीर्घकालीन औसत लागत के। इस प्रकार जो है दीर्घकाल में यह पूर्ण संतुलन की शर्तों को पूरा करती है, अर्थात एम सी बराबर एम आर बराबर एल ए सी, ठीक है। और इस प्रकार जो है एक फर्म क्या करती है, सामान्य लाभ
कमाती है और उद्योग को छोड़ना नहीं चाहती। अब बात करते हैं उद्योग के बारे में। एक उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसकी सब फर्में सामान्य लाभ कमा रही हों और कोई भी परिवर्तन फर्म उसे छोड़ना या नई फर्म उसमें आना नहीं चाहती है। एक वस्तु की मार्केट में एक समय में एक ही कीमत पाई जाती है, जिस पर जो मात्रा उपभोक्ता खरीदना चाहता है ठीक उसी मात्रा के बराबर होती है और जो विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित की जा रही होती है। ठीक है। और उद्योग की प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु वर्तमान मार्केट कीमत पर बेचती है और उत्पादन के उस स्तर का उत्पादन करती है जहां उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम बराबर हो। ठीक है। अल्पकाल में यह जो है अपनी औसत लागतों से कम कीमत पर भी उत्पादन कर सकती है, परंतु दीर्घकाल में यह आवश्यक है कि कीमत उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। बात करते हैं उत्पादन का साधन कब संतुलन में होता है। जैसे उत्पादन का साधन भूमि, श्रम पूंजी या संगठन है, तो ये उस समय संतुलन में होते हैं जब वह अपने अधिकतम प्रदत्त कार्य में नियुक्त हो ताकि उसकी आय अधिकतम हो, यानी कि उसे अधिकतम कीमत प्राप्त हो रही हो, और वह स्थिति है जब उसकी कीमत उसके सीमांत आगम उत्पाद के बराबर होती है। इस कीमत पर न तो कहीं और नियोजित होने और न ही अपनी सेवाओं को कम या अधिक प्रदान करने की प्रेरणा होती है। इस प्रकार साधन के लिए एक ही कीमत होती है जो किसी भी समस्त मार्केट में पाई जाती है। फिर एक साधन के स्वामी चालू कीमत पर अपनी सेवा बेचने को तैयार होते हैं और वह उस मात्रा के अवश्य बराबर होनी चाहिए जो उद्यमी लेने को तैयार है। तो ये मैंने बता दिया, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग और एक उत्पादक साधन कब संतुलन में होते हैं, और इन सब का अध्ययन हम करते हैं आंशिक संतुलन के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सामान्य संतुलन के बारे में। देखिए सामान्य संतुलन क्या है। इस विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी अंग एक साथ संतुलन में होते हैं, अतः सामान्य संतुलन विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी अंग एक साथ संतुलन में होते हैं, अतः क्षेत्रों में आंशिक संतुलन स्थापित होना अनिवार्य है। एक अर्थव्यवस्था के सभी चर आपस में परस्पर निर्भर होते हैं, अतः यहाँ सभी कीमतें व सभी चर परिवर्तनशील होते हैं। तो देखिए इसे समझने की कोशिश करिए। ये जो सामान्य संतुलन है, सामान्य संतुलन आर्थिक प्रवृत्तियों और उनके परस्पर संबंधों और निर्भरताओं का विस्तृत अध्ययन है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था के पूर्ण रूप में कार्यकरण को समझा जा सके, और यह समस्त अर्थव्यवस्था के संबंध में कीमतों, वस्तुओं की मात्राओं और सेवाओं में परिवर्तनों के कार्यकरण के कारणों और परिणामों को क्या इकट्ठा कर देता है। एक अर्थव्यवस्था केवल उस समय संतुलन की स्थिति में हो सकती है जब सब उपभोक्ता, सब फर्में, सब उद्योग, सब साधन सेवाएं एक साथ संतुलन में हो। ठीक है। और वस्तु तथा साधन कीमतों के माध्यम से आपस में जुड़ी हो। ठीक है। तो आंशिक संतुलन में तो एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक साधन, इनका संतुलन में होना, और जो सामान्य संतुलन है उसमें जो है सब उपभोक्ता, सब फर्में, सब उद्योग, सब साधन जितने भी है सभी साधन सेवाएं एक साथ संतुलन में होती है। ठीक है। स्टिगलर ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है। सामान्य संतुलन उस समय पाया जाता है जब कभी कीमतें संतुलन में होती है, हर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को ऐसे ढंग से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक उद्योग की सब फर्में सभी कीमतों और उत्पादनों पर संतुलन में होती है, और संतुलन कीमतों पर उत्पादक साधनों की मांग और पूर्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और लेफ्टविच ने के शब्दों में हम अगर देखें तो इन्होंने कहा था कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य संतुलन तभी हो सकता है जब सभी आर्थिक इकाइयां एक ही साथ अपना आंशिक संतुलन प्राप्त करें। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा आंशिक संतुलन, सामान्य संतुलन, स्थिर अस्थिर तटस्थ संतुलन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में ना भी आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को दोबारा से देखिए। फिर भी अगर कोई आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसको मैं दोबारा से एक अलग से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम पर जुड़ कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कक्षा 12 का जो है उसका लिंक भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है,
कक्षा 12 की बुक्स उसमें मैं करवा रहा हूँ, तो वो भी उसका लिंक भी मैंने दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।